सोचिए, एक ऐसा दरबार जहां जवाब गलत हुआ तो सिर धड़ से अलग। बगदाद का बादशाह एक ऐसी शर्त रखता है जो बीरबल की जान ले सकती थी। न तलवार, न सेना, न चालाकी, सिर्फ दिमाग। सवाल ये नहीं था कि शर्त क्या है, सवाल ये था क्या बीरबल जिंदा बाहर निकलेगा। कहानी शुरू होती है। रात का समय था। दूर देश बगदाद की फिजाओं में रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। ऊंचे गुंबदों और संकरी गलियों के बीच जलते मशालों की रोशनी कांप रही थी। इसी बगदाद में उस दिन एक ऐसी शर्त रखी जाने वाली थी जो इतिहास में दर्ज तो नहीं हुई, पर अगर पूरी ना होती तो बीरबल की जान चली जाती। ये सब तब शुरू हुआ जब बगदाद के बादशाह अल हकीम ने भारत के विद्वानों और बुद्धिमानों की ख्याति सुनी। उसे बताया गया कि अकबर के दरबार में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बुद्धि से असंभव को भी संभव कर देता है। उसका नाम था बीरबल। बादशाह अल हकीम स्वभाव से जिज्ञासु था, पर साथ ही घमंडी भी। उसने सोचा, अगर ये बीरबल इतना ही चतुर है तो क्यों न उसकी बुद्धि की परीक्षा ली जाए। एक दिन बगदाद के दूत अकबर के दरबार में पहुंचे। उन्होंने आदरपूर्वक संदेश सुनाया कि बादशाह अल हकीम बीरबल को बगदाद आमंत्रित करते हैं। अकबर समझ गए कि यह केवल आमंत्रण नहीं बल्कि परीक्षा है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये यात्रा सरल नहीं होगी। बगदाद का बादशाह तेज दिमाग है, पर उसकी शर्तें प्राणघातक हो सकती हैं। बीरबल मुस्कुराया। उसके चेहरे पर न भय था न घमंड। उसने सिर झुकाकर कहा, जहां बुद्धि की परीक्षा हो वहां जाना ही चाहिए महाराज। कुछ ही दिनों में बीरबल बगदाद की यात्रा पर निकल पड़ा। ऊंटों के काफिले, तपता रेगिस्तान और रातों की ठंडी हवाओं के बीच उसकी यात्रा चलती रही। रास्ते में कई बार उसने देखा कि लालच और भय मनुष्य को कैसे बदल देते हैं। उसने अपने मन में ठान लिया कि बगदाद में केवल बुद्धि नहीं बल्कि धैर्य और सत्य की भी परीक्षा होगी। जब बीरबल बगदाद पहुंचा तो पूरे नगर में चर्चा फैल गई कि भारत का प्रसिद्ध बुद्धिमान आया है। अगले दिन उसे दरबार में बुलाया गया। दरबार विशाल था, पर उसमें भव्यता से अधिक एक अजीब सी कठोरता थी। बादशाह अल हकीम ऊंचे आसन पर बैठा था। उसकी आंखें तेज थीं, मानो सामने वाले के मन को पढ़ लेना चाहती हों। बादशाह ने बीरबल को देखा और कहा, तुम वही हो जिसकी बुद्धि के किस्से दूर दूर तक सुने हैं। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं वही हूं जहांपना, पर बुद्धि ईश्वर की देन है, मेरी नहीं। ये सुनकर दरबार में खुसर-पुसर हुई। बादशाह को ये विनम्रता पसंद आई, पर उसने अपनी चुनौती तुरंत रख दी। उसने कहा, बीरबल, बगदाद में एक शर्त है, जो इसे पूरा करे वो सम्मान पाएगा और जो असफल हो उसकी जान ले ली जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के साथ आए लोग घबरा गए, पर बीरबल का चेहरा शांत रहा। उसने कहा, शर्त क्या है जहांपना? बादशाह ने इशारा किया। 2 सिपाही एक काले कपड़े से ढका संदूक ले आए। बादशाह बोला, इस संदूक में 3 वस्तुएं हैं। तुम्हें बिना देखे ये बताना होगा कि इनमें कौन सी वस्तु सबसे मूल्यवान है, कौन सी सबसे खतरनाक है और कौन सी सबसे व्यर्थ। अगर तुम एक भी उत्तर में चूके तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। दरबार में बैठे विद्वानों के चेहरों पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें लगा ये शर्त असंभव है। बीरबल कुछ देर चुप रहा। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर बोला, जहांपना, क्या मैं संदूक के पास जाकर उसे छू सकता हूं? बादशाह ने अनुमति दे दी। बीरबल संदूक के पास गया। उसने हाथ रखा, लकड़ी को महसूस किया। फिर उसने धीरे धीरे संदूक को हिलाया। अंदर से हल्की सी आवाज आई। उसने कान पास ले जाकर ध्यान से सुना। फिर वो वापस अपने स्थान पर आ गया। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद बीरबल ने कहा, जहांपना, इस संदूक में एक सोने का सिक्का है, एक नुकीला खंजर है और एक सूखा पत्ता। दरबार में हलचल मच गई। बादशाह ने चौंक कर कहा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल मुस्कुराया, अब उत्तर सुनिए। सबसे मूल्यवान वस्तु सोने का सिक्का नहीं है, बल्कि वो खंजर है, क्योंकि वो जीवन और मृत्यु का निर्णय कर सकता है। सबसे खतरनाक वस्तु भी वही खंजर है, क्योंकि ये क्रोध में उठे तो निर्दोष की जान ले सकता है। और सबसे व्यर्थ वस्तु सूखा पत्ता है, क्योंकि उसमें न जीवन है न उपयोग। बादशाह ने संकेत किया। संदूक खोला गया। अंदर वही 3 वस्तुएं थीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। पर बादशाह ने हाथ उठाकर कहा, रुको, ये केवल पहली शर्त थी।
अब दरबार का वातावरण और भारी हो गया। बीरबल समझ गया कि असली खतरा अभी बाकी है। बादशाह ने कहा, अब दूसरी शर्त सुनो। आज रात तुम्हें कमरे में बंद किया जाएगा। उस कमरे में न रोशनी होगी न पानी। सुबह तक अगर तुम जीवित रहे और मुस्कुराते हुए बाहर आए तो मैं तुम्हें विजेता मानूंगा। अगर तुम डर गए, रोए या बेहोश हुए तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। ये सुनकर कई लोग सिहर उठे। ऐसा अंधकार और प्यास किसी को भी तोड़ सकती थी। रात होते ही बीरबल को उस कमरे में ले जाया गया। भारी दरवाजा बंद हो गया। अंदर घना अंधेरा था। बीरबल ने दीवारें टटोली। कमरे में न कोई खिड़की थी न कोई रोशनी की किरण। उसने जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। वो जानता था कि भाई ही उसकी सबसे बड़ी शत्रु है। उसने अपने मन को शांत किया और ध्यान में बैठ गया। उसने समय गिनना शुरू किया, सांसों के साथ। हर सांस उसके भीतर विश्वास भर रही थी। प्यास लगी, पर उसने मन को समझाया कि ये केवल शरीर की परीक्षा है, आत्मा की नहीं। रात बीतती गई। बाहर पहरेदारों को लगा कि बीरबल अब तक टूट चुका होगा, पर सुबह जब दरवाजा खुला तो सब चकित रह गए। बीरबल शांत मुस्कान के साथ बाहर निकला। बादशाह खुद खड़ा हो गया। उसने कहा, यह असंभव है। बिना पानी और रोशनी के कोई इतना शांत कैसे रह सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां बना, अंधकार बाहर था, भीतर नहीं। जिसने अपने मन को रोशन कर लिया, उसे बाहर की रोशनी की जरूरत नहीं। दरबार में गहरी खामोशी छा गई, पर बादशाह अल हकीम अभी संतुष्ट नहीं था। उसने तीसरी और अंतिम शर्त रख दी, जो वास्तव में बीरबल की जान ले सकती थी। उसने कहा, कल सूर्योदय से पहले तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि न्याय तलवार से बड़ा है। अगर तुम असफल रहे तो सूरज उगते ही तुम्हें मृत्यु दी जाएगी। ये सुनकर सब अवाक रह गए। न्याय और तलवार की तुलना कैसे की जा सकती थी? बीरबल रात भर सोचता रहा। सुबह से पहले उसे एक उपाय सूझा। वो सीधे उस कारागार में गया जहां एक निर्दोष व्यक्ति कैद था, जिसे झूठे आरोप में सजा मिलने वाली थी। बीरबल ने पहरेदारों से कहा कि उसे उस कैदी से बात करनी है। उसने उस व्यक्ति से कहा, अगर आज तुम मुक्त हो गए तो क्या तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे? कैदी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर हिलाया। सुबह होते ही दरबार लगा। बादशाह ने बीरबल से कहा, अब बताओ, न्याय तलवार से बड़ा कैसे है? बीरबल ने संकेत किया। उसी समय वो कैदी दरबार में लाया गया। बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति निर्दोष है। अगर तलवार चली तो ये मर जाएगा, पर अगर न्याय बोला तो ये जीवित रहेगा। बादशाह ने जांच करवाई। सच्चाई सामने आ गई। कैदी निर्दोष निकला। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पना, तलवार जीवन ले सकती है, पर न्याय जीवन दे सकता है। इसीलिए न्याय तलवार से बड़ा है। दरबार में उपस्थित सभी लोग खड़े हो गए। बादशाह अल हकीम की आंखें झुक गईं। उसने बीरबल को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और कहा, आज मेरी आंखें खुल गईं। तुम्हारी बुद्धि ने नहीं, तुम्हारे सत्य ने तुम्हारी जान बचाई। उस दिन बगदाद की वो शर्त जो बीरबल की जान ले सकती थी, उसकी अमरता का कारण बन गई। बीरबल न केवल विजेता बनकर लौटा, बल्कि ये संदेश भी छोड़ गया कि सच्ची बुद्धि वही है जो जीवन बचाए, न कि उसे नष्ट करे। बगदाद का दरबार उस दिन सामान्य नहीं था। बीरबल के शब्दों ने जैसे पूरे नगर की हवा बदल दी थी। न्याय और तलवार की तुलना केवल एक उत्तर नहीं थी, वो बादशाह अल हकीम के वर्षों पुराने अहंकार पर किया गया प्रहार था। दरबार समाप्त हुआ, पर कहानी समाप्त नहीं हुई। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। बादशाह ने बीरबल को उसी दिन सम्मान के साथ अपने अतिथि भवन में ठहराया। बाहर से सब कुछ शांति का आभास दे रहा था, पर भीतर ही भीतर कई दरबारी असंतुष्ट थे। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक विदेशी बुद्धिमान ने उनके बादशाह को सरेआम मौन कर दिया। उन दरबारियों में सबसे अधिक क्रोधित था वजीर जाहिद। वर्षों से वह स्वयं को बगदाद का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानता आया था। बीरबल का बढ़ता सम्मान उसे भीतर से जला रहा था। रात के अंधेरे में जाहिद अपने कक्ष में बैठा हुआ सोच रहा था। दीपक की लौ कांप रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसका मन। उसने निश्चय कर लिया कि बीरबल को किसी न किसी प्रकार पराजित करना ही होगा। वो जानता था कि खुली चुनौती में बीरबल को हराना असंभव है, इसलिए उसने चालाकी का सहारा लेने का निर्णय लिया। अगली सुबह बीरबल को दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि बगदाद की प्रजा तुम्हारी बुद्धि से अत्यंत प्रभावित है और वो चाहती है कि तुम कुछ दिन यहाँ रहो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया।
वो समझ गया था कि ये ठहराव केवल सम्मान नहीं बल्कि आने वाली किसी नई परीक्षा का संकेत है। इसी दौरान वजीर जाहिद आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, अगर ये व्यक्ति इतना ही बुद्धिमान है तो क्यों ना इसे हमारी परंपराओं और नियमों की भी परीक्षा दी जाए। बादशाह ने उसकी ओर देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? जाहिद ने कहा, बगदाद में एक प्राचीन नियम है, जो भी यहाँ का अतिथि बनकर आए उसे जनता के 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अगर वो उत्तर देने में असफल रहा तो उसे नगर छोड़ना होगा, और अगर उत्तर गलत हुआ तो उसे दंड भी मिल सकता है। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल शांत खड़ा रहा। उसने बादशाह की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, ज्ञान की परीक्षा से भागना बुद्धिमानी नहीं, मैं तैयार हूं। ये सुनकर जाहिद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि अब उसका अवसर आ गया है। अगले दिन नगर के मुख्य चौक में सभा आयोजित की गई। चारों ओर भीड़ उमड़ पड़ी थी। व्यापारी, सैनिक, साधारण नागरिक सब बीरबल को देखने और सुनने आए थे। मंच के बीच बीरबल खड़ा था और उसके सामने 3 व्यक्ति लाए गए जिन्हें जनता की ओर से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। पहला व्यक्ति एक वृद्ध व्यापारी था। उसकी आंखों में अनुभव की चमक थी। उसने पूछा, हे बुद्धिमान, बताओ, धन अधिक मूल्यवान है या समय? भीड़ सन्न हो गई। ये प्रश्न साधारण लगता था, पर इसका उत्तर सोच समझकर देना आवश्यक था। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोला, धन कमाया जा सकता है, पर समय लौट कर नहीं आता, इसलिए समय धन से अधिक मूल्यवान है। वृद्ध व्यापारी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। भीड़ में सराहना की लहर दौड़ गई। दूसरा व्यक्ति एक युवा सैनिक था। उसकी आवाज कठोर थी। उसने पूछा, अगर आदेश और न्याय आमने सामने खड़े हों तो किसे मानना चाहिए? ये प्रश्न राजनीतिक भी था और खतरनाक भी। बीरबल समझ गया कि इसका उत्तर सोच समझकर देना होगा। उसने कहा, आदेश शक्ति से आता है, पर न्याय सत्य से। जो आदेश न्याय के विरुद्ध हो वो आदेश नहीं, अन्याय कहलाता है। इसलिए न्याय का पालन होना चाहिए। कुछ सैनिक असहज हो गए, पर जनता में से कई लोगों ने समर्थन में सिर हिलाया। तीसरा प्रश्न पूछने के लिए एक साधारण सा व्यक्ति आगे आया। उसकी आंखों में भय और जिज्ञासा दोनों थे। उसने पूछा, बताओ, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ये सुनकर वजीर जाहिद चौकन्ना हो गया। उसे लगा कि शायद यहाँ बीरबल चूक सकता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय और लालच है। बाहर के शत्रु केवल शरीर को चोट पहुंचाते हैं, पर भय और लालच आत्मा को मार देते हैं। सभा में पूर्ण मौन छा गया। फिर तालियों और प्रशंसा का शोर उठ खड़ा हुआ। जाहिद का चेहरा उतर गया। उसकी योजना फिर विफल हो चुकी थी। पर जाहिद हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक और भी खतरनाक चाल चली। उसने बादशाह को सुझाव दिया कि बीरबल को नगर के न्यायालयों का निरीक्षण करने भेजा जाए। उसका उद्देश्य था कि किसी जटिल विवाद में बीरबल को उलझाकर गलत निर्णय दिलवाया जाए। बीरबल को एक ऐसे मामले में भेजा गया जहां 2 परिवार वर्षों से एक भूमि को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों के पास अपने अपने प्रमाण थे। दोनों स्वयं को सही बता रहे थे। कई न्यायाधीश इस मामले में असफल हो चुके थे। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। उसने भूमि देखी, पुराने दस्तावेज पढ़े और फिर एक अजीब सा आदेश दिया। उसने कहा कि रात भर उस भूमि पर कोई नहीं जाएगा। सुबह वह स्वयं आएगा। अगली सुबह बीरबल वहां पहुंचा। उसने देखा कि भूमि के एक हिस्से में नई खुदाई के निशान थे। उसने दोनों परिवारों को बुलाया और पूछा कि रात को वहां कौन गया था। दोनों ने इनकार किया। तब बीरबल ने कहा, यह भूमि उस परिवार की है जिसने रात में इसे बदलने की कोशिश की। सच्चाई सामने आ गई। एक परिवार ने धोखे से सीमाएं बदलने की कोशिश की थी। न्याय हो गया। ये निर्णय पूरे बगदाद में फैल गया। लोग बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए। जाहिद की स्थिति कमजोर होने लगी। लेकिन किस्मत ने एक और मोड़ लिया। पड़ोसी राज्य से एक दूत आया जो युद्ध की धमकी लेकर आया था। वो चाहता था कि बगदाद बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दे। बादशाह अल हकीम चिंतित हो गया। उसके सलाहकार युद्ध के पक्ष में थे, पर जनता युद्ध से डरती थी। बादशाह ने बीरबल को बुलाया और पूछा, तुम क्या सलाह देते हो? ये वो क्षण था जहां एक गलत सलाह बीरबल की जान ले सकती थी। बीरबल ने स्थिति को समझा। उसने कहा, जहांपनाह, युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए। पहले बुद्धि से प्रयास करना चाहिए। उसने सुझाव दिया कि दूत को एक चुनौती दी जाए। अगर वो बिना हथियारों के नगर में एक रात बिताकर सुरक्षित निकल जाए तो बगदाद संधि पर विचार करेगा। दूत ने अहंकार में ये स्वीकार कर लिया।
उस रात दूत को नगर में घुमाया गया। उसने जनता का प्रेम, अनुशासन और एकता देखी। उसे समझ आ गया कि ये नगर तलवार से नहीं बल्कि एकता से मजबूत है। सुबह होते ही उसने अपने राजा को संधि का संदेश भेज दिया। युद्ध टल गया, बगदाद बच गया। अब वजीर जाहिद के पास कोई मार्ग नहीं बचा था। उसकी चालें स्वयं उसके खिलाफ हो गई थीं। अंततः उसने अपनी गलती स्वीकार की। बादशाह के सामने उसने सिर झुकाया और कहा कि ईर्ष्या ने उसे अंधा कर दिया था। बादशाह अल हकीम ने बीरबल की ओर देखा। उसकी आंखों में सम्मान और कृतज्ञता थी। उसने कहा, तुम केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि दूरदर्शी भी हो। बगदाद ने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। कुछ दिनों बाद बीरबल ने विदा लेने की इच्छा प्रकट की। नगर की जनता उसे रोकना चाहती थी, पर बीरबल ने कहा कि उसका कर्तव्य उसे वापस बुला रहा है। जब बीरबल बगदाद से विदा हुआ तो उसके पीछे केवल उसकी छाया नहीं बल्कि उसके विचार, उसकी सीख और उसका नाम रह गया। वो शर्त जो उसकी जान ले सकती थी उसे अमर कर गई, और बगदाद ने यह समझ लिया कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं बल्कि बुद्धि, न्याय और करुणा में होती है। बगदाद की धरती से विदा लेने के बाद भी बीरबल का मन वहां अटका हुआ था। वो ऊंटों के काफिले के साथ रेगिस्तान पार कर रहा था, पर उसकी स्मृतियों में वो नगर बार बार उभर आता। वहां का दरबार, वहां की जनता और सबसे बढ़कर वहां की वो शर्त जिसने मृत्यु को इतनी निकट से दिखाया था। बीरबल जानता था कि हर परीक्षा केवल बुद्धि की नहीं होती। कुछ परीक्षाएं मनुष्य के भीतर छिपे सत्य को बाहर लाने आती हैं। यात्रा के दौरान एक रात वो खुले आकाश के नीचे बैठा था। तारों की चमक में उसे जीवन की क्षणभंगुरता का अनुभव हुआ। उसने सोचा, अगर उस दिन शब्द गलत हो जाते तो आज ये आकाश देखने को ना मिलता। उसी क्षण उसे ये भी लगा कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। बगदाद ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि उसने बीरबल के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद जब वो अपने देश की सीमा के पास पहुंचा तो एक विचित्र समाचार मिला। बगदाद में सत्ता के भीतर फिर हलचल शुरू हो गई थी। वजीर जाहिद, जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, भीतर ही भीतर पश्चाताप की आग में जल रहा था। उसे समझ आ गया था कि वर्षों की राजनीति और चालाकी ने उसे कितना खोखला बना दिया है। उसने निश्चय किया कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। उधर बगदाद के बादशाह अल हकीम के मन में भी परिवर्तन आ चुका था। वो पहले जैसा कठोर और अहंकारी शासक नहीं रहा। उसने न्यायालयों में सुधार शुरू किए, सैनिकों को ये सिखाया कि तलवार उठाने से पहले सोचें, और जनता से संवाद बढ़ाया। लेकिन सत्ता में बदलाव के साथ साथ विरोध भी बढ़ने लगा। कुछ सरदारों को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें लगता था कि बादशाह कमजोर हो गया है। इन्हीं सरदारों में से एक था सरदार कासिम। वो युद्ध प्रिय था और मानता था कि भय के बिना शासन संभव नहीं। उसने गुप्त रूप से कुछ लोगों को इकट्ठा किया और बादशाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। उसका उद्देश्य था सत्ता पर कब्जा करना और पुराने कठोर नियमों को वापस लाना। एक रात कासिम ने जाहिद से मुलाकात की। उसने सोचा कि जाहिद अपनी पुरानी महत्वाकांक्षा के कारण उसका साथ देगा, पर जाहिद अब बदल चुका था। उसने कासिम की बात सुनी और शांत स्वर में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बुद्धि और न्याय क्या कर सकते हैं। अगर तुम तलवार से सत्ता लेना चाहते हो तो अंततः तलवार से ही मारे जाओगे। कासिम हंस पड़ा। तुम बूढ़े हो गए हो जाहिद, डर तुम्हें कायर बना चुका है। लेकिन जाहिद के मन में भय नहीं था, बल्कि एक निर्णय था। उसने उसी रात बादशाह को इस षड्यंत्र की सूचना दे दी। अल हकीम चिंतित हो गया। उसे लगा कि अगर वो सीधे कार्रवाई करेगा तो गृह युद्ध छिड़ सकता है। तभी उसे बीरबल की याद आई। उसने तुरंत दूत भेजा। कई दिनों की यात्रा के बाद दूत बीरबल तक पहुंचा और बादशाह का संदेश सौंपा। संदेश पढ़कर बीरबल गंभीर हो गया। वो समझ गया कि ये केवल बगदाद का संकट नहीं बल्कि एक सिद्धांत की परीक्षा है। क्या न्याय और बुद्धि सत्ता को बचा सकते हैं? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर दूत से कहा कि वो बगदाद चलने को तैयार है। जब बीरबल दोबारा बगदाद पहुंचा तो नगर का वातावरण बदला हुआ था। लोगों के चेहरों पर चिंता थी, बाजारों में फुसफुसाहट थी। हर कोई आने वाले संकट को महसूस कर रहा था। बीरबल सीधे बादशाह के पास पहुंचा। अल हकीम ने उसे देखकर कहा, मुझे डर है कि मेरी दया को मेरी कमजोरी समझा जा रहा है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दया कमजोरी नहीं होती जहांपनाह, पर उसे समझाने के लिए कभी कभी कठोरता भी दिखानी पड़ती है। उसने सुझाव दिया कि कासिम को खुली सभा में बुलाया जाए और उसे अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए।
बादशाह पहले हिचकिचाया पर अंततः मान गया। अगले दिन विशाल सभा आयोजित की गई। कासिम पूरे आत्मविश्वास के साथ आया। उसने बादशाह पर आरोप लगाए कि वो राज्य को कमजोर बना रहा है। उसने युद्ध और भय को शासन का आधार बताया। सभा में तनाव फैल गया। कई सैनिक कासिम के शब्दों से प्रभावित हो रहे थे। तभी बीरबल आगे बढ़ा। उसने कासिम से कहा, अगर भय से शासन चलता है तो बताओ भय के बाद क्या बचता है। कासिम चुप हो गया। बीरबल ने आगे कहा, तुम युद्ध की बात करते हो, क्या तुम्हें पता है कि युद्ध जीतने के बाद सबसे पहले कौन मरता है? मानवता। और जब मानवता मर जाती है तो राज्य केवल एक खाली ढांचा रह जाता है। सभा में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने फिर एक अनोखा उपाय सुझाया। उसने कहा कि कासिम को एक रात के लिए नगर की जेल में आम कैदियों के साथ रखा जाए, बिना ये बताए कि वो सरदार है। अगर वो सुबह तक भी यही माने कि भय और तलवार ही शासन का आधार है तो बादशाह उसका मार्ग अपनाएगा। कासिम ने इसे अपमान समझा, पर जनता के दबाव में उसे स्वीकार करना पड़ा। उस रात जेल में कासिम ने भूख, भय और असहायता देखी। उसने देखा कि कैसे एक बूढ़ा कैदी अपने अपराध के लिए पछता रहा था, कैसे एक युवा कैदी अपनी मां को याद कर रो रहा था। पहली बार कासिम को समझ आया कि तलवार इन आंसुओं को नहीं रोक सकती। सुबह जब उसे सभा में लाया गया तो उसका चेहरा बदला हुआ था। उसने सिर झुकाकर कहा कि उसने गलती की थी। भय से शासन नहीं चलता, बल्कि विश्वास से चलता है। ये क्षण बगदाद के इतिहास में निर्णायक बन गया। षड्यंत्र बिना रक्तपात के समाप्त हो गया। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ समय बाद बगदाद में भयंकर अकाल पड़ा। अनाज की कमी हो गई। व्यापारी अनाज छिपाने लगे। गरीब भूख से मरने लगे। ये संकट किसी युद्ध से कम नहीं था। बादशाह घबरा गया। उसने बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने नगर के सभी अनाज भंडारों की सूची बनवाई। उसने व्यापारियों को बुलाकर कहा कि जो अनाज छिपाएगा उसे दंड मिलेगा, पर साथ ही उसने ये भी घोषणा की कि जो व्यापारी उचित मूल्य पर अनाज देगा उसे राज्य का सम्मान मिलेगा। कुछ व्यापारियों ने चोरी से अनाज बेचना जारी रखा। बीरबल ने एक रात नगर में दीप जलवाने का आदेश दिया और जनता को बुलाया। उसने कहा कि हर व्यक्ति अपने घर से एक मुट्ठी अनाज लाए। हजारों लोग आए। छोटी छोटी मुट्ठियां मिलकर एक बड़ा भंडार बन गया। उस अनाज को सबसे पहले भूखे बच्चों और बुजुर्गों में बांटा गया। नगर में यह संदेश फैल गया कि संकट में भी एकता सबसे बड़ा हथियार है। व्यापारियों को शर्म आई। उन्होंने स्वयं अपने भंडार खोल दिए। अकाल टल गया। बगदाद ने एक के बाद एक संकट देखे, पर हर बार बुद्धि और करुणा ने तलवार को पीछे छोड़ दिया। बीरबल वहां केवल एक अतिथि नहीं रहा, वो एक विचार बन गया। जब अंततः उसने विदा लेने का निश्चय किया तो पूरी जनता उसे छोड़ने आई। बादशाह अल हकीम की आंखें नम थीं। उसने कहा, तुमने मेरी जान नहीं, मेरे राज्य की आत्मा बचाई है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, आत्मा को बचाने का काम किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का होता है। जब बीरबल फिर से यात्रा पर निकला तो बगदाद की दीवारों के पीछे केवल इमारतें नहीं रहीं, बल्कि एक नई चेतना जन्म ले चुकी थी। वो शर्त जो कभी उसकी जान ले सकती थी, अब एक कथा बन चुकी थी। ऐसी कथा जो आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाएगी कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और करुणा में होती है। और बीरबल, जिसने मृत्यु को इतनी बार सामने से देखा था, जान गया था कि अमरता नाम और शरीर से नहीं, बल्कि कर्म और विचार से मिलती है। बगदाद की धरती को पीछे छोड़ते समय बीरबल को ये आभास नहीं था कि उसकी ये विदाई अंतिम नहीं है। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि उसने किसी अध्याय को पूरा कर लिया, पर नियति उसे उसी कथा में एक नए अर्थ के साथ वापस ले आती है। ऊंटों का काफिला आगे बढ़ रहा था, रेत के टीले पीछे छूटते जा रहे थे, पर बीरबल के भीतर एक बेचैनी थी, मानो कोई अदृश्य डोर उसे फिर उसी नगर से बांधे हुए हो। यात्रा के कई दिनों बाद वो एक सराय में ठहरा। रात गहरी हो चुकी थी। सराय में अलग अलग देशों के यात्री ठहरे थे, कोई व्यापारी, कोई साधु, कोई सैनिक। आग के चारों ओर बैठे लोग अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे। बीरबल चुपचाप सुन रहा था। तभी एक युवक ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में क्रोध और पीड़ा दोनों थे। वो कह रहा था कि बगदाद में फिर से सत्ता के भीतर उथल पुथल शुरू हो गई है। कुछ पुराने सरदार गुप्त रूप से संगठित हो रहे हैं और जनता में भय फैलाया जा रहा है। ये सुनते ही बीरबल का मन ठिठक गया। उसने युवक से विस्तार से पूछा,
युवक ने बताया कि कुछ लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि बादशाह ने विदेशी विचारों के प्रभाव में आकर परंपराओं को नष्ट कर दिया है और अब राज्य कमजोर हो गया है। वे लोग चाहते हैं कि जनता स्वयं बादशाह के विरुद्ध उठ खड़ी हो। बीरबल समझ गया कि ये केवल सत्ता का संघर्ष नहीं बल्कि विचारों का युद्ध है। उसने उसी रात निर्णय कर लिया कि वो फिर से बगदाद लौटेगा। ये यात्रा अब किसी निमंत्रण पर नहीं बल्कि अपने अंतःकरण की पुकार पर होने वाली थी। जब बीरबल दोबारा बगदाद पहुंचा तो नगर का स्वरूप बदला हुआ था। बाहर से सब सामान्य लगता था, पर भीतर एक अदृश्य तनाव फैला हुआ था। लोग धीमी आवाज में बात करते थे, जैसे दीवारों के भी कान हों। बाजारों में रौनक थी, पर चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। बीरबल सीधे बादशाह अल हकीम के पास पहुंचा। बादशाह ने उसे देखकर राहत की सांस ली, जैसे कोई डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। उसने बताया कि कुछ प्रभावशाली सरदार जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वे कहते हैं कि शांति और न्याय की बातें राज्य को दुर्बल बनाती हैं। बीरबल ने ध्यान से सब सुना। उसने कहा, जहां पनाह, जब विचार बदलते हैं तो विरोध होना स्वाभाविक है, पर भय का उत्तर भय से नहीं, विश्वास से दिया जाता है। उसने सुझाव दिया कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में खुली सभाएं की जाए, जहां लोग बिना डर अपनी बात रख सकें। बादशाह को यह विचार जोखिम भरा लगा, पर बीरबल ने समझाया कि दबा हुआ भय विस्फोट बन जाता है और खुली बात समाधान। पहली सभा नगर के एक बड़े मैदान में हुई। बादशाह स्वयं उपस्थित था, पर उसने सैनिकों को दूर रहने का आदेश दिया। ये अपने आप में एक साहसिक निर्णय था। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। पहले कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया। उसने कहा कि उसे डर है कि राज्य की दया कहीं कमजोरी न बन जाए। बीरबल ने स्वयं आगे बढ़कर उत्तर दिया। उसने कहा कि दया और कमजोरी में अंतर होता है। दया वो होती है जो न्याय के साथ चले, और कमजोरी वो जो अन्याय को सह ले। ये बात लोगों के मन में उतरने लगी। फिर एक युवक बोला कि उसे रोजगार की चिंता है। युद्ध न हो तो सैनिकों का क्या होगा? बीरबल ने समझाया कि सैनिक केवल युद्ध के लिए नहीं होते, वे शांति की रक्षा के लिए भी होते हैं। राज्य उन्हें निर्माण, सुरक्षा और सहायता के कार्यों में लगा सकता है। एक एक करके लोग बोलने लगे। भय शब्दों में बदलने लगा और शब्द धीरे धीरे समझ में बदलने लगे। पर ये सब उन सरदारों को पसंद नहीं आ रहा था जो अंधकार में सत्ता पाना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि बीरबल को ही रास्ते से हटाना होगा। एक रात जब बीरबल अतिथि भवन में विश्राम कर रहा था, कुछ लोग चुपचाप भीतर घुस आए, पर बीरबल जाग रहा था। उसने आहट सुन ली। उसने कोई शोर नहीं मचाया। जब वे लोग पास आए, उसने शांत स्वर में पूछा, तुम मुझे मारने आए हो या अपने भाई को? वे लोग ठिठक गए। किसी ने उत्तर नहीं दिया। बीरबल ने आके कहा, अगर मुझे मार दोगे तो क्या विचार मर जाएंगे? विचार तलवार से नहीं मरते। उनमें से एक का हाथ कांपने लगा। अंततः वे बिना कुछ किए लौट गए। अगली सुबह ये घटना पूरे नगर में फैल गई। लोग समझ गए कि हिंसा का मार्ग उन्हें कहीं नहीं ले जाएगा। कुछ दिनों बाद सरदारों की गुप्त सभा पकड़ी गई, पर बीरबल ने सलाह दी कि उन्हें तुरंत दंड ना दिया जाए। उसने कहा कि उन्हें जनता के सामने अपने विचार रखने दिए जाएं। जब ऐसा किया गया तो उनके तर्क खोखले साबित हुए। जनता ने स्वयं उन्हें अस्वीकार कर दिया। ये एक नया अनुभव था, बिना खून बहाए सत्ता का संतुलन बना रहना। समय बीतता गया। बगदाद धीरे धीरे स्थिर हो गया। लोग अपने काम में लौटने लगे। बाजारों में फिर से हंसी सुनाई देने लगी। बच्चों की किलकारियां गलियों में गूंजने लगीं। एक दिन बादशाह ने बीरबल को अकेले में बुलाया। उसने कहा, मैंने सीखा है कि शासन करना केवल आदेश देना नहीं बल्कि सुनना भी है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और सुनना सीखने वाला शासक ही वास्तव में महान होता है। अब बीरबल को लगने लगा कि उसका कार्य पूरा हो चुका है। उसने विदा लेने का निश्चय किया। इस बार विदाई और भी भावुक थी। लोग जानते थे कि शायद वे उसे फिर कभी न देख पाएं। जब बीरबल नगर से बाहर निकला तो उसने पीछे मुड़कर देखा। बगदाद अब केवल एक नगर नहीं था, बल्कि एक जीवित विचार बन चुका था। ऐसा विचार जो ये सिखाता था कि शक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या होता है। यात्रा के दौरान बीरबल ने बहुत कुछ सोचा। उसने समझा कि हर स्थान, हर राज्य, हर समाज को किसी न किसी बीरबल की आवश्यकता होती है। किसी ऐसे व्यक्ति की जो प्रश्न पूछ सके, जो भय से ऊपर उठकर सत्य कह सके। वर्षों बाद जब बगदाद की कहानी दूर दूर तक पहुंची, लोग कहते थे कि वहां एक समय ऐसा आया था जब तलवारें झुक गई थीं और शब्द खड़े हो गए थे। और उस परिवर्तन के केंद्र में था एक बुद्धिमान यात्री,
जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर ये सिद्ध किया कि सच्ची विजय दूसरों को हराने में नहीं बल्कि उन्हें साथ लेकर चलने में होती है। इस प्रकार बगदाद की वो शर्त जो कभी बीरबल की जान ले सकती थी, धीरे धीरे एक लंबी गाथा बन गई। एक ऐसी गाथा जिसमें हर भाग ने ये दिखाया कि बुद्धि, धैर्य और करुणा जब साथ चलते हैं तो इतिहास का रुख भी बदल सकता है। बगदाद से निकलते समय बीरबल के मन में अब कोई अधूरापन नहीं था। उसने जो करना था वो कर चुका था। फिर भी जीवन की यही विशेषता है कि जब मनुष्य सोचता है कि सब समाप्त हो गया, तभी नियति उसके सामने एक नई परीक्षा रख देती है। ये परीक्षा न तो शर्त के रूप में थी, न खुले खतरे के रूप में, बल्कि समय के गर्भ में छिपी हुई थी। बीरबल कई दिनों की यात्रा के बाद एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां हरियाली कम थी, लोग साधारण थे और जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। ये बगदाद जैसा वैभवशाली नगर नहीं था, पर यहाँ की समस्याएं कहीं अधिक गहरी थीं। यहाँ न कोई बड़ा षड्यंत्र था, न सत्ता का खेल, पर लोगों के दिलों में निराशा घर कर चुकी थी। अकाल की मार, आपसी वैमनस्य और वर्षों से चला आ रहा अन्याय इन लोगों को भीतर से तोड़ चुका था। एक शाम बीरबल एक छोटे से गांव में रुका। गांव के बाहर कुछ लोग आग जलाकर बैठे थे। उनके चेहरों पर थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बीरबल भी वहीं बैठ गया। किसी ने उसे पहचाना नहीं। वो भी एक साधारण यात्री की तरह चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। लोग कह रहे थे कि उनके शासक तक उनकी आवाज़ कभी नहीं पहुंचती। कर बढ़ते जा रहे हैं, पर बदले में सुरक्षा और सहायता कुछ भी नहीं। युवाओं में गुस्सा था, बुजुर्गों में निराशा। किसी ने कहा कि शायद युद्ध ही एकमात्र रास्ता है, तो किसी ने कहा कि भाग जाना ही बेहतर है। बीरबल ने पहली बार महसूस किया कि बगदाद में उसने सत्ता और विचारों को संभाला था, पर यहाँ उसे टूटे हुए मनों को जोड़ना होगा। उसने धीरे से बोलना शुरू किया। उसने कहा कि युद्ध और पलायन दोनों ही समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। उसने लोगों से पूछा कि क्या वे आपस में एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। ये प्रश्न सरल था, पर उत्तर कठिन। लोग चुप हो गए, कुछ ने सिर झुका लिया। वर्षों के अन्याय ने उनके भीतर का विश्वास छीन लिया था। अगले दिन बीरबल ने गांव में घूमना शुरू किया। उसने देखा कि खेत उपजाऊ थे, पर सही व्यवस्था न होने के कारण उत्पादन कम हो रहा था। उसने देखा कि लोग मेहनती थे, पर नेतृत्व के अभाव में बिखरे हुए थे। उसने किसी को उपदेश नहीं दिया, ना ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। वो केवल सुनता रहा, समझता रहा। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। उन्हें लगा कि ये यात्री उनकी बातों को बिना जज किए सुन रहा है। कुछ दिनों बाद बीरबल ने सुझाव दिया कि गांव की एक सभा हो, जहां हर व्यक्ति खुलकर बोले। पहले लोगों को संकोच हुआ, पर फिर वे मान गए। सभा में बीरबल ने स्वयं को किसी महान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। उसने कहा कि वो भी एक मुसाफिर है जो रास्ते में लोगों से सीखता चलता है। उसने लोगों से पूछा कि वे स्वयं क्या बदलना चाहते हैं। पहली बार लोगों ने अपने शासक को कोसने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों पर बात की। किसी ने कहा कि आपसी झगड़ों के कारण खेत बंजर हो रहे हैं। किसी ने कहा कि युवा काम छोड़कर लड़ाई की ओर झुक रहे हैं। किसी ने माना कि वे स्वयं भी कभी-कभी डर के कारण गलत का विरोध नहीं करते। ये स्वीकारोक्ति अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन थी। बीरबल ने सुझाव दिया कि वे पहले अपने गांव को संभालें, आपसी विवादों को पंचायत में सुलझाएं, खेतों को साझा योजना से उपयोग करें और युवाओं को केवल लड़ने नहीं बल्कि बनाने का काम सिखाएं। ये कोई आदेश नहीं था, केवल एक दिशा थी। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। उन्हें लगा कि ये सब आदर्श की बातें हैं, व्यवहार में असंभव। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा कि हर बड़ा परिवर्तन असंभव ही लगता है जब तक पहला कदम ना उठाया जाए। समय बीतने लगा। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। झगड़े कम हुए, खेतों की देखभाल बेहतर हुई, युवा पहले से अधिक जिम्मेदार बनने लगे। ये सब बिना किसी तलवार, बिना किसी दंड के हुआ। इस परिवर्तन की चर्चा आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी। लोग जानना चाहते थे कि ये सब कैसे हुआ। जब उन्हें पता चला कि इसके पीछे एक अज्ञात यात्री की बातें हैं, तो वे उसे देखने आने लगे। बीरबल समझ गया कि अब उसका नाम छिपा नहीं पाएगा। एक दिन कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। खबर फैल गई कि वही व्यक्ति जिसने कभी बगदाद में न्याय और बुद्धि से संकट टाल दिया था, यहाँ साधारण लोगों के बीच बैठा है। कुछ लोग उसे अपने शासक के पास ले जाना चाहते थे,
उन्हें लगा कि अब बड़े स्तर पर सुधार होना चाहिए, पर बीरबल ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर परिवर्तन ऊपर से थोपा जाएगा तो टिकेगा नहीं, जब नीचे से उठता है तभी स्थायी होता है। इसी बीच उस क्षेत्र के शासक तक ये खबर पहुंची। उसने बीरबल को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। बीरबल टाल नहीं सका, वो दरबार पहुंचा। वहां भी वही दृश्य था, अहंकार, भय और सलाहकारों की राजनीति। शासक ने बीरबल से पूछा कि वो गांवों में लोगों को क्या सिखा रहा है। उसकी आवाज में संदेह था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा कि वो केवल लोगों को सुनना और साथ काम करना सिखा रहा है। कुछ दरबारियों ने इसे विद्रोह भड़काने का नाम दिया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बीरबल की जान फिर खतरे में पड़ सकती थी। शासक ने कहा कि अगर ये सिद्ध ना हुआ कि बीरबल राज्य के लिए लाभकारी है तो उसे दंड मिलेगा। एक बार फिर वही मोड़, जहां शब्द जीवन और मृत्यु का अंतर तय करते हैं। बीरबल ने अनुरोध किया कि उसे एक अवसर दिया जाए। उसने कहा कि शासक स्वयं जाकर उस गांव को देखे जहां परिवर्तन हुआ है। शासक ने अनिच्छा से स्वीकार किया। जब शासक गांव पहुंचा तो उसने कुछ अलग देखा। लोग भय से नहीं, सम्मान से झुक रहे थे। व्यवस्था स्वयं चल रही थी। कोई सैनिक खड़ा नहीं था, फिर भी अनुशासन था। शासक के मन में पहली बार प्रश्न उठा कि क्या शासन का दूसरा रास्ता भी हो सकता है। उसने बीरबल की ओर देखा। उस क्षण बीरबल की जान बच चुकी थी। उस दिन के बाद शासक ने धीरे धीरे अपने तरीके बदले। उसने पंचायतों को मान्यता दी, करों में राहत दी और संवाद शुरू किया। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, पर दिशा बदल गई। बीरबल ने फिर विदा ली। इस बार ना कोई शर्त थी, ना कोई उत्सव, केवल एक शांत संतोष था। वो आगे बढ़ता गया। उसके पीछे ना कोई सेना थी, ना कोई राज चिन्ह, पर जहां जहां वो गया वहां विचारों की एक छोटी सी चिंगारी छोड़ गया। कुछ जगह वो तुरंत जली, कुछ जगह समय लेकर। बगदाद की शर्त से शुरू हुई ये कथा अब एक जीवन दर्शन बन चुकी थी। बीरबल स्वयं समझ गया था कि उसकी भूमिका किसी एक दरबार तक सीमित नहीं है। उसका वास्तविक कार्य लोगों को ये याद दिलाना है कि शक्ति भीतर होती है और बुद्धि तब तक अधूरी है जब तक वो करुणा के साथ ना चले। कई वर्षों बाद लोग कहते थे कि बीरबल को उन्होंने कभी जाते नहीं देखा। वो बस कहीं से आता और कहीं खो जाता था। पर उसकी कही बातें, उसके दिए उदाहरण समय के साथ और भी गहरे होते चले गए। और इस तरह भाग 5 केवल एक कथा का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि उस यात्रा का प्रतीक बन गया, जहां एक व्यक्ति शर्तों से निकलकर सिद्धांतों तक पहुंचा और जहां जीवन बचाने की लड़ाई अंततः जीवन समझाने की शिक्षा में बदल गई। समय बीतता गया, पर बीरबल की यात्रा थमी नहीं। जिस दिन उसने उस गांव को छोड़कर आगे का रास्ता पकड़ा, उसी दिन से वो स्वयं भी नहीं जानता था कि वो कहां जा रहा है। उसके पास कोई निश्चित लक्ष्य नहीं था, केवल एक प्रवाह था, जीवन को समझने का, मनुष्य को पहचानने का। अब वो किसी दरबार का बुद्धिमान नहीं था, न किसी शर्त से बंधा हुआ व्यक्ति। वो केवल एक यात्री था, जिसके शब्द जहां पड़ते वहां सोच जन्म लेती। कई महीनों की यात्रा के बाद बीरबल एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां लंबे समय से अशांति थी। ये कोई खुला युद्ध नहीं था, पर लोगों के मनों में लगातार तनाव बना रहता था। दो समुदाय वर्षों से एक दूसरे पर अविश्वास करते आ रहे थे। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते और हर झगड़ा पुराने घावों को और गहरा कर देता। शासक ने कई बार कठोर आदेश दिए, पर शांति कभी स्थायी नहीं हुई। बीरबल ने वहां पहुंचकर सबसे पहले वही किया जो वो हमेशा करता था, सुना। उसने एक समुदाय की बात सुनी, फिर दूसरे की। दोनों स्वयं को सही मानते थे। दोनों के पास अपने अपने दुखों की लंबी सूची थी। किसी को लगता था कि उसके साथ अन्याय हुआ, तो किसी को लगता था कि उसकी पहचान छीनी जा रही है। बीरबल ने देखा कि समस्या किसी एक घटना से नहीं, बल्कि वर्षों से जमे भय और गलतफहमियों से बनी थी। उसने समझा कि यहाँ कोई त्वरित समाधान नहीं होगा, यहाँ तलवार नहीं, समय और संवाद की आवश्यकता थी। उसने दोनों समुदायों के कुछ बुजुर्गों और युवाओं को एक साथ बैठने का सुझाव दिया। पहले तो वे तैयार नहीं हुए। पुराने अनुभवों ने उन्हें सिखाया था कि बातचीत बेकार है, पर बीरबल ने किसी को मजबूर नहीं किया। वो स्वयं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहीं रहने लगा। धीरे धीरे लोग जिज्ञासा में उसके पास आने लगे। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास बैठा और बोला कि उसने अपने जीवन में केवल संघर्ष देखा है। उसे विश्वास नहीं कि अब कुछ बदल सकता है। बीरबल ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी ये सोचा कि संघर्ष ने उससे क्या छीना है। बूढ़े की आंखें भर आईं।
उसने कहा, शांति। ये शब्द हवा में गूंज गया। अगले दिन दूसरे समुदाय का एक युवक आया। उसने कहा कि उसे हमेशा सिखाया गया कि सामने वाला उसका दुश्मन है। बीरबल ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी स्वयं उस दुश्मन को जानने की कोशिश की है। युवक चुप हो गया। धीरे धीरे बातचीत का एक छोटा सा वृत्त बनने लगा। कोई मंच नहीं था, कोई आदेश नहीं था, केवल लोग थे और उनके अनुभव। पहली बार उन्होंने एक दूसरे की बातें बिना बीच में टोके सुनी। ये आसान नहीं था। कई बार आवाजें ऊंची हुईं, कई बार लोग उठकर जाने लगे, पर बीरबल वहीं बैठा रहा, न पक्ष में न विपक्ष में। कुछ सप्ताह बाद एक छोटी घटना घटी। दोनों समुदायों के बच्चे एक साथ खेलते देखे गए। किसी ने उन्हें रोका नहीं। ये दृश्य साधारण था, पर उसके भीतर एक बड़ा संकेत छिपा था। बच्चे अभी उस भय से मुक्त थे जिसे बड़े वर्षों से ढोते आ रहे थे। ये परिवर्तन शासक की नजरों में भी आया। उसे बताया गया कि बिना सैनिकों के, बिना आदेशों के लोगों के बीच कुछ बदल रहा है। शासक ने बीरबल को बुलाया। उसके स्वर भी संदेह और जिज्ञासा दोनों थे। उसने पूछा कि वो क्या कर रहा है। बीरबल ने कहा कि वो कुछ नहीं कर रहा, केवल लोगों को याद दिला रहा है कि वे मनुष्य हैं, शत्रु नहीं। शासक को ये उत्तर सरल लगा, शायद बहुत सरल। उसे संदेह हुआ कि कहीं ये सब उसके अधिकार को चुनौती तो नहीं दे रहा। कुछ सलाहकारों ने शासक को उकसाया कि बीरबल को तुरंत हटा दिया जाए। उन्हें डर था कि अगर लोग स्वयं सोचने लगे तो नियंत्रण ढीला पड़ जाएगा। स्थिति एक बार फिर खतरनाक हो गई। बीरबल को आभास हो गया कि उसका यहाँ रुकना अब उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है। पर इस बार कुछ अलग हुआ। दोनों समुदायों के लोग स्वयं शासक के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहली बार उन्हें लगा है कि उनके बच्चों का भविष्य पहले से बेहतर हो सकता है। उन्होंने कोई मांग नहीं रखी, केवल इतना कहा कि इस यात्री को जाने से रोका ना जाए। शासक स्तब्ध रह गया। उसने अपने शासनकाल में पहली बार देखा कि लोग डर के बिना, क्रोध के बिना एक साथ खड़े हैं। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि सत्ता केवल आदेश देने से नहीं, बल्कि विश्वास से टिकती है। बीरबल को जाने की अनुमति मिल गई, पर इस बार उसकी विदाई मौन नहीं थी। लोगों ने कुछ कहा नहीं, बस उसे जाते हुए देखा। उनके मन में ये बात बैठ चुकी थी कि बदलाव संभव है, भले ही धीमा हो। यात्रा आगे बढ़ी, वर्षों बीत गए। बीरबल अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुका था जहां शरीर थकने लगता है, पर मन और भी गहरा हो जाता है। उसने कई नगर देखे, कई राज्य, कई संघर्ष। कहीं वो रुका, कहीं चुपचाप आगे बढ़ गया। हर जगह उसका तरीका एक ही रहा, सुनना, समझना और फिर बहुत कम बोलना। धीरे धीरे उसके बारे में कहानियां बनने लगीं। कहीं लोग कहते कि वो कोई साधु है, कहीं कहते कि वो कोई राजपुरुष है जो अपना वैभव छोड़ चुका है। कुछ कहते कि वो केवल एक कथा है जो लोगों को सही राह दिखाने के लिए गढ़ी गई है। बीरबल स्वयं इन बातों से दूर था। उसे न प्रसिद्धि चाहिए थी, न स्मरण। वो जानता था कि विचार तभी जीवित रहते हैं जब वे किसी नाम के सहारे ना हों। एक दिन वो एक निर्जन रास्ते पर चला जा रहा था। सूरज ढल रहा था, सामने पहाड़ों की परछाइयां लंबी हो रही थीं। उसने एक चट्टान पर बैठकर विश्राम किया। हवा ठंडी थी। उसने आंखें बंद कीं और अपने पूरे जीवन को जैसे एक साथ देख लिया। दरबार, शर्तें, मृत्यु का भय, बगदाद, गांव, लोग, आंसू, मुस्कानें। उसने महसूस किया कि हर अनुभव ने उसे थोड़ा थोड़ा खाली किया है। अहंकार पहले ही नहीं था, अब पहचान भी धुंधली हो चुकी थी। वो अब केवल एक माध्यम था। उस क्षण उसे शांति मिली, वही शांति जिसकी तलाश में वो जाने कितनी यात्राएं कर चुका था। अगली सुबह जब कुछ यात्री उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने उस चट्टान के पास किसी को नहीं देखा। केवल वहां बैठने के निशान थे, जैसे कोई रात भर बैठकर पारों से बातें करता रहा हो। बीरबल कहाँ गया किसी ने नहीं जाना, पर उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई। वो लोगों की बातों में, उनके निर्णयों में, उनके भीतर उठने वाले प्रश्नों में जीवित रहा। और इस तरह भाग 6 कोई अंत नहीं बना, बल्कि एक मौन विराम बन गया, जहां कथा शब्दों से आगे निकलकर विचार बन गई और जहां ये स्पष्ट हो गया कि सच्चा प्रभाव दिखता नहीं, केवल महसूस किया जाता है। समय के प्रवाह में कुछ कथाएं समाप्त नहीं होती, वे केवल आकार बदल लेती हैं। बीरबल के जीवन की कथा भी अब किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी धारा बन चुकी थी जो अलग अलग स्थानों, अलग अलग मनों से होकर बह रही थी।
लोग कहते थे कि बीरबल कहीं नहीं गया, वो बस दिखाई देना छोड़ गया, और शायद यही सत्य था। उस निर्जन पहाड़ी रास्ते के बाद कई वर्षों तक किसी ने उसे प्रत्यक्ष नहीं देखा, पर जिन क्षेत्रों से वो गुजरा था वहां कुछ न कुछ बदल चुका था। कहीं लोग पहले से अधिक संवाद करने लगे थे, कहीं पंचायतों में झगड़े कम हो गए थे, कहीं शासक अब आदेश देने से पहले सुनने लगे थे। कोई खुलकर ये नहीं कहता था कि ये सब बीरबल की वजह से है, पर भीतर ही भीतर सभी जानते थे कि किसी समय एक यात्री आया था जिसने उन्हें सोचने का ढंग बदल दिया। इसी दौरान बगदाद में भी समय ने करवट ली। बादशाह अल हकीम वृद्ध हो चला था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, पर उसकी आंखों में अब भी वही शांति थी जो उसने बीरबल से सीखी थी। उसने अपने शासन के अंतिम वर्षों में सबसे अधिक ध्यान शिक्षा और न्याय पर दिया। उसने ये समझ लिया था कि अगर विचार पीढ़ियों तक पहुंच जाएं, तो शासक के जाने के बाद भी राज्य जीवित रहता है। लेकिन हर परिवर्तन के साथ एक नया संघर्ष जन्म लेता है। अल हकीम के बाद कौन बैठेगा, ये प्रश्न धीरे धीरे दरबार की हवा में घुलने लगा। उत्तराधिकारी को लेकर मतभेद उभरने लगे। कुछ लोग चाहते थे कि सत्ता उसी पुराने कठोर ढर्रे पर लौट आए जिससे उन्हें लाभ मिलता था। कुछ लोग नए रास्ते को बनाए रखना चाहते थे, पर वे संगठित नहीं थे। अल हकीम ये सब देख रहा था। एक रात उसने अपने सबसे विश्वासपात्र सेवक को बुलाया और कहा कि उसे एक पुराने मित्र की याद आ रही है। सेवक समझ गया कि वो बीरबल की बात कर रहा है। उसने धीरे से कहा कि वर्षों से किसी ने उसे नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि वो कहीं दूर तपस्या में है, कुछ कहते हैं कि वो अब इस संसार में नहीं। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा कि ऐसे लोग कभी नहीं मरते, वे केवल रूप बदलते हैं। कुछ ही समय बाद अल हकीम का देहांत हो गया। पूरे बगदाद में शोक की लहर दौड़ गई। उसके साथ ही अनिश्चितता भी बढ़ गई। नए बादशाह के चयन को लेकर दरबार दो हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष चाहता था कि सेना का सबसे शक्तिशाली सरदार सत्ता संभाले। दूसरा पक्ष चाहता था कि ऐसा व्यक्ति आए जो न्याय और संवाद के मार्ग को आगे बढ़ाए। तनाव बढ़ता गया। गलियों में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। लोग डरने लगे कि कहीं बगदाद फिर पुराने अंधकार में न लौट जाए। ऐसे समय में एक अजीब सी घटना घटी। नगर के बाहरी हिस्से में एक साधारण व्यक्ति आने लगा। वो ना तो दरबार जाता था, ना ही खुलकर भाषण देता था। वो बस बाजारों में बैठकर लोगों की बातें सुनता, कभी किसी बच्चे से बात करता, कभी किसी बुजुर्ग से। कुछ दिनों बाद लोग नोटिस करने लगे कि उसके पास बैठने के बाद मन हल्का हो जाता है। वो कोई समाधान नहीं देता था, पर प्रश्न ऐसे पूछता था जो भीतर तक उतर जाते थे। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। उसके शब्दों में वही गहराई थी, वही शांत दृढ़ता जो वर्षों पहले बीरबल में थी। पर वो स्वयं को बीरबल नहीं कहता था। जब कोई पूछता तो बस मुस्कुरा देता। दरबार तक भी ये बात पहुंची। कुछ सरदारों ने उसे खतरनाक बताया। उन्हें डर था कि ये व्यक्ति जनता के विचार बदल रहा है। उन्होंने उसे बुलाने का आदेश दिया। जब वो व्यक्ति दरबार में आया तो सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। उसका पहनावा साधारण था, चेहरे पर न भय था न महत्वाकांक्षा। उससे पूछा गया कि वो क्या चाहता है। उसने उत्तर दिया कि वो कुछ नहीं चाहता, केवल सुनना चाहता है। दरबारियों ने उसे चुनौती दी। पूछा गया कि अगर उसे अवसर दिया जाए तो वो राज्य को कैसे चलाएगा। उसने कहा कि वो राज्य नहीं चलाएगा, राज्य स्वयं चलेगा, अगर लोगों को भरोसा हो। ये उत्तर कई लोगों को असहज कर गया, पर कुछ के मन में ये बात बैठ गई। उसी क्षण एक बुजुर्ग दरबारी उठा। उसने कहा कि उसने वर्षों पहले भी ऐसे ही शब्द सुने थे, जब एक विदेशी बुद्धिमान बगदाद आया था और शर्तों के बीच जीवन और मृत्यु का सामना किया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। उस दिन कोई निर्णय नहीं हुआ, पर बीज बोया जा चुका था। अगले कुछ दिनों में शहर के अलग अलग हिस्सों में लोग स्वयं चर्चा करने लगे कि वे कैसा शासन चाहते हैं। ये चर्चा नारेबाजी में नहीं बदली, बल्कि बातचीत में रही। ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन था। आखिरकार एक समझौता हुआ। नया शासक चुना गया, पर उसके साथ एक परिषद बनाई गई जिसमें साधारण नागरिकों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। ये व्यवस्था पूर्ण नहीं थी, पर ये एक शुरुआत थी। वो साधारण व्यक्ति जो ये सब देख रहा था, चुपचाप नगर छोड़कर चला गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। लोग जानते थे कि उसका रुकना जरूरी नहीं है, उसका काम हो चुका था। दूर किसी और भूमि में
किसी और समय में वही कहानी फिर दोहराई जाने वाली थी, अलग पात्रों के साथ, पर वही मूल भाव लेकर। कभी एक युवा शासक अपने गुरुओं से ऊबकर किसी अज्ञात यात्री की बातों में अर्थ ढूंढेगा। कभी दो शत्रु समुदाय किसी पुराने घाव को छोड़कर एक साथ बैठेंगे। कभी कोई गांव बिना आदेश के बदल जाएगा। और हर बार लोग पूछेंगे कि ये कैसे हुआ। उत्तर स्पष्ट नहीं होगा। कुछ कहेंगे कि कोई बीरबल आया था, कुछ कहेंगे कि ये लोगों की अपनी समझ थी। सच शायद दोनों के बीच कहीं था, क्योंकि बीरबल अब केवल एक व्यक्ति नहीं था, वो एक दृष्टि था। ऐसी दृष्टि जो हर उस क्षण जन्म लेती है जब कोई भय के बजाय समझ को चुनता है, जब कोई शक्ति के बजाय न्याय को चुनता है, और जब कोई अपने अहंकार से ऊपर उठकर दूसरे मनुष्य को देख पाता है। भाग 7 इसी सत्य को लेकर आगे बढ़ता है कि कहानियां कभी समाप्त नहीं होती, वे केवल सुनाने वाले बदल लेती हैं। और जब तक संसार में प्रश्न है, जब तक मनुष्य के भीतर संघर्ष है, तब तक बीरबल की यात्रा भी चलती रहेगी, कभी शब्दों में, कभी मौन में, और कभी किसी अनजान मुसाफिर की शांत मुस्कान में। समय की धारा कभी पीछे नहीं मुड़ती, पर स्मृतियां अक्सर वर्तमान में आकर खड़ी हो जाती हैं। बगदाद अब पहले जैसा नहीं रहा था। वर्षों पहले जिस नगर ने भय और तलवार को अपना आधार बनाया था, वही नगर अब संवाद और विचारों से सांस ले रहा था। गलियों में बच्चों की हंसी फिर सुनाई देती थी, बाजारों में सौदे के साथ भरोसा भी बिकता था, और दरबार में निर्णय से पहले प्रश्न पूछे जाने लगे थे। ये सब किसी एक आदेश का परिणाम नहीं था, बल्कि उस मौन परिवर्तन का फल था जो समय के साथ लोगों के भीतर जड़ें जमा चुका था। पर हर स्थिरता के भीतर एक नई परीक्षा छिपी रहती है। जैसे ही बगदाद ने शांति का स्वाद चखा, दूर दराज के शासकों की निगाहें उस पर टिकने लगीं। उन्हें ये परिवर्तन खटकता था। उन्हें लगता था कि अगर बिना भय के शासन संभव हो गया तो उनकी अपनी सत्ता का आधार हिल जाएगा। विशेष रूप से पश्चिम दिशा में बसे एक शक्तिशाली राज्य के शासक को ये बात असहनीय लगने लगी। उसने वर्षों से अपने लोगों को डर के सहारे बांध रखा था। बगदाद का उदाहरण उसके लिए एक चुनौती बन गया। उस शासक ने सीधे युद्ध की घोषणा नहीं की। उसने उससे भी अधिक खतरनाक मार्ग चुना, भ्रम और अफवाहों का। उसके गुप्तचर बगदाद पहुंचे। उन्होंने लोगों के बीच ये बात फैलानी शुरू की कि नई व्यवस्था केवल दिखावा है, कि परिषद और संवाद केवल कमजोरी की निशानी है, और कि जल्द ही नगर पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। धीरे धीरे ये बातें कुछ मनों में घर करने लगीं। जिन लोगों ने कठिन समय देखा था, उनके भीतर पुराने भय जागने लगे। वे सोचने लगे कि क्या सचमुच ये शांति टिक पाएगी। इसी अनिश्चितता के बीच एक अजीब घटना घटी। एक दिन नगर के मुख्य बाजार में एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। उसके कपड़े साधारण थे, चाल धीमी थी, पर आंखों में गहरी स्पष्टता थी। वह किसी को उपदेश नहीं दे रहा था, न ही भीड़ इकट्ठा कर रहा था। वह बस दुकानों के पास बैठकर लोगों से छोटी छोटी बातें करता था, मौसम की, फसल की, बच्चों की। पर उसकी बातें लोगों को छू जाती थीं। कुछ ही दिनों में लोग उसके पास बैठने लगे। वो उनसे पूछता कि वे किस बात से डरते हैं। जब लोग कहते कि भविष्य अनिश्चित है, तो वो पूछता कि क्या वर्तमान निश्चित था। जब लोग कहते कि शांति टूट सकती है, तो वो पूछता कि क्या भय में जीना उससे बेहतर है। किसी ने उससे पूछा कि वो कौन है। उसने उत्तर नहीं दिया, बस इतना कहा कि वो भी कभी डर से भरे नगरों से गुजरा है। दरबार तक ये बात पहुंची। परिषद में चर्चा हुई कि ये व्यक्ति कौन है और क्या ये किसी बाहरी शक्ति का एजेंट हो सकता है। कुछ लोग उसे तुरंत हटाने के पक्ष में थे, पर परिषद के कुछ बुजुर्ग सदस्यों ने कहा कि भय के कारण फिर से वही गलती ना दोहराई जाए जिससे नगर पहले ही गुजर चुका है। निर्णय हुआ कि उसे दरबार में बुलाया जाए, पर सम्मान के साथ। जब वो व्यक्ति दरबार में आया तो वहां एक विचित्र शांति छा गई। उसने किसी को प्रणाम नहीं किया, ना ही अकड़ दिखाई। वो वैसे ही खड़ा रहा जैसे किसी पुराने मित्र के सामने खड़ा हो। उससे पूछा गया कि वो नगर में क्या कर रहा है। उसने उत्तर दिया कि वो केवल सुन रहा है। पूछा गया कि वो लोगों से क्या कहता है। उसने कहा कि वो उनसे वही प्रश्न पूछता है जो वो स्वयं से पूछता है। किसी ने कठोर स्वर में पूछा कि क्या वो ये मानता है कि भय के बिना शासन चल सकता है। वो व्यक्ति मुस्कुराया। उसने कहा कि भय से शासन चलता तो है, पर वो चलता हुआ भी भीतर से टूटता रहता है। दरबार में कुछ लोगों को ये उत्तर पसंद नहीं आया। वे उसे चुनौती देने लगे। उन्होंने कहा कि अगर बाहरी शासक आक्रमण कर दे तो क्या संवाद उसे रोक पाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि संवाद तलवार को नहीं रोकता, पर तलवार उठाने से पहले मनुष्य को सोचने पर मजबूर करता है। इसी बीच पश्चिमी राज्य के दूत बगदाद पहुंचे।
वे एक प्रस्ताव लेकर आए, या तो बगदाद उनकी अधीनता स्वीकार करे या फिर परिणाम भुगतने को तैयार रहे। दूतों का व्यवहार घमंडी था। उन्होंने दरबार में खुलकर ये कहा कि बगदाद की नई व्यवस्था केवल भ्रम है। स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। परिषद के कई सदस्य डर गए। कुछ ने सुझाव दिया कि समझौते में ही भलाई है, कुछ ने युद्ध की तैयारी की बात की। दरबार में वही पुरानी खींचतान लौटती दिखने लगी। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने बोलने की अनुमति मांगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसने दूतों की ओर देखा और उनसे पूछा कि वे अपने राज्य में सबसे अधिक किससे डरते हैं। दूत चौंक गए। उन्होंने कहा कि वे किसी से नहीं डरते। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा कि जो स्वयं से डरता है वही दूसरों को डराने आता है। ये वाक्य तलवार की तरह नहीं, दर्पण की तरह था। दूतों के चेहरे उतर गए। उस व्यक्ति ने फिर परिषद की ओर देखा और कहा कि निर्णय चाहे जो हो, उसे भय से नहीं, स्पष्टता से लिया जाना चाहिए। अगर बगदाद झुकेगा तो ये उसकी स्पष्टता का निर्णय होना चाहिए, ना कि डर का। और अगर वो खड़ा रहेगा तो ये भी स्पष्टता से होना चाहिए, ना कि अहंकार से। ये बातें लोगों के भीतर उतरने लगीं। पहली बार परिषद ने बिना जल्दबाजी के चर्चा की। उन्होंने नगर की वास्तविक स्थिति का आकलन किया। सैनिक शक्ति, जनता का मन, पड़ोसी राज्यों के संबंध। उन्होंने देखा कि बगदाद अकेला नहीं है। कई छोटे राज्य उसके उदाहरण से प्रभावित हो चुके थे और गुप्त रूप से उसका समर्थन करने को तैयार थे। निर्णय हुआ कि बगदाद न झुकेगा, न उकसावे में आएगा। वो दूतों को सम्मानपूर्वक विदा करेगा और अपने पड़ोसियों से संवाद बढ़ाएगा। दूत लौट गए। पश्चिमी शासक क्रोधित हुआ, पर उसे भी ये समझ आ गया कि सीधा आक्रमण अब आसान नहीं होगा। बगदाद केवल दीवारों से नहीं, विचारों से घिरा हुआ था। कुछ दिनों बाद वो वृद्ध व्यक्ति नगर छोड़कर चला गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। लोग समझ चुके थे कि वो रुकने के लिए नहीं आया था। जाते समय उसने किसी से विदा नहीं ली, बस सुबह सुबह नगर के द्वार से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि वो कौन था। कुछ ने कहा कि वो वही था जिसकी कहानियां वर्षों से सुनी जाती रही हैं। कुछ ने कहा कि वो कोई साधारण बुद्धिमान था, पर अधिकांश ने यह समझ लिया था कि नाम से अधिक महत्वपूर्ण वो दृष्टि है जो वो छोड़ गया। समय बीतता गया। पश्चिमी राज्य में भी परिवर्तन होने लगे। वहां के लोग बगदाद की कहानी सुनकर प्रश्न पूछने लगे। वहां के शासक को भी धीरे धीरे अपनी कठोरता पर पुनर्विचार करना पड़ा। परिवर्तन वहां धीमा था, पर शुरू हो चुका था। और इस तरह भाग 8 उस सत्य को और गहरा करता है कि विचार सीमाओं को नहीं मानते। एक नगर में जन्मी समझ दूसरे नगर में पहुंच जाती है। एक व्यक्ति की चुपचाप कही गई बात किसी दूर देश की राजनीति बदल सकती है। बीरबल का नाम अब बहुत कम लिया जाता था, पर उसका सार हर जगह मौजूद था। वो उस क्षण में जीवित था जब कोई शासक तलवार उठाने से पहले रुक कर सोचता है। वो उस क्षण में था जब कोई नागरिक भय के बजाय प्रश्न पूछता है। वो उस क्षण में था जब कोई समाज समझता है कि शक्ति का अर्थ केवल जीतना नहीं, बल्कि सही समय पर न जीतने का साहस रखना भी है। और कथा आगे बढ़ती रही, बिना शोर के, बिना घोषणा के, जैसे नदी बहती है बिना ये बताए कि वो कहाँ जा रही है, पर अपने रास्ते में जीवन छोड़ती हुई। समय किसी के आदेश से नहीं चलता, पर जब कोई नगर अपने भीतर बदलाव को स्वीकार कर ले, तब समय भी उसकी परीक्षा लेने लौट आता है। बगदाद में अब शांति थी, पर यह शांति निष्क्रिय नहीं थी। ये वैसी शांति थी जिसमें लोग जागते हुए सोते नहीं थे, बल्कि सोचते हुए चलते थे। नगर के विद्यालयों में केवल गणना और लेखन नहीं सिखाया जाता था, बल्कि प्रश्न पूछना भी सिखाया जाने लगा था। बच्चे अपने अध्यापकों से पूछते थे कि नियम क्यों बनाए जाते हैं, और अध्यापक उन्हें डांटने के बजाय उत्तर खोजने में साथ बैठते थे। पर हर परिवर्तन कुछ लोगों के लिए असुविधा लेकर आता है। वे लोग जिनकी शक्ति डर पर टिकी थी, अब स्वयं को कमजोर महसूस करने लगे थे। बगदाद के भीतर ही कुछ पुराने सरदार थे जो इस नई व्यवस्था से असंतुष्ट थे। उन्हें लगता था कि परिषद की शक्ति बढ़ने से उनका प्रभाव घट गया है। वे खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भीतर ही भीतर असंतोष की आग सुलगानी शुरू कर दी। रात के अंधेरे में कुछ गुप्त बैठकें होने लगीं। इन बैठकों में वही लोग शामिल होते थे जो कभी कठोर दंड और त्वरित निर्णय के समर्थक थे। वे कहते थे कि नगर बहुत नरम हो गया है, कि शत्रु इसे कमजोरी समझेंगे। वे बार बार पुराने समय की मिसालें देते, जब एक आदेश से पूरा नगर कांप उठता था। धीरे धीरे ये असंतोष कुछ जवानों तक पहुंचने लगा। वे जवान जिन्होंने युद्ध नहीं देखा था, पर वीरता की कहानियां सुनी थीं। उन्हें लगता था कि बिना संघर्ष के सम्मान नहीं मिलता। वे परिषद के निर्णयों को कायरता समझने लगे।
इसी बीच एक छोटी सी घटना ने स्थिति को और जटिल बना दिया। नगर की सीमा पर एक व्यापारिक कारवां लुट गया। लुटेरे पकड़े नहीं गए। अफवाह फैल गई कि ये किसी बाहरी शक्ति की चाल है। पुराने सरदारों ने इस घटना को हथियार बना लिया। उन्होंने कहा कि देखो, शांति ने नगर को असुरक्षित बना दिया है। परिषद की बैठक बुलाई गई। वातावरण भारी था। कुछ सदस्य कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, कुछ अब भी संयम की बात कर रहे थे। बहस लंबी चली। अंततः निर्णय हुआ कि पहले सच्चाई जानी जाए। जांच दल भेजा गया। जांच में ये सामने आया कि कारवां को लूटने वाले कोई बाहरी सैनिक नहीं, बल्कि नगर के ही कुछ भटके हुए युवक थे, जिन्हें झूठे वादों और डरावनी कहानियों से उकसाया गया था। ये सच सामने आते ही परिषद स्तब्ध रह गई। खतरा बाहर नहीं, भीतर था। परिषद ने उन युवकों को दंड देने से पहले उनसे बात करने का निर्णय लिया। उन्हें दरबार में बुलाया गया। वे डरे हुए थे, पर भीतर कहीं ना कहीं क्रोध भी था। उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि नगर कमजोर हो रहा है, कि उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। परिषद के एक बुजुर्ग सदस्य ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने किसी भूखे को खाना खिलाकर ये महसूस किया कि वे छोटे हैं? क्या उन्होंने किसी डरते हुए बच्चे को आश्वासन देकर स्वयं को कमजोर पाया? युवक चुप हो गए। वे पहली बार सोच रहे थे कि शक्ति का अर्थ क्या होता है। उन्हें दंड दिया गया, पर ऐसा दंड जो उन्हें तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता था। उन्हें नगर के पुनर्निर्माण कार्यों में लगाया गया। उन्हें उन परिवारों के साथ काम करना पड़ा जिनकी शांति उनकी हरकत से भंग हुई थी। समय के साथ उनके भीतर का भ्रम टूटने लगा। पर पुराने सरदार अभी भी शांत नहीं बैठे थे। उन्होंने परिषद पर दबाव बनाना शुरू किया। वे कहते थे कि बहुत हो गया, अब फिर से सख्ती चाहिए। इसी बीच उनमें से एक ने बड़ी भूल कर दी। उसने खुले रूप से बाहरी शक्ति से सहायता मांग ली ताकि परिषद को गिराया जा सके। ये षड्यंत्र उजागर हो गया। नगर में हलचल मच गई। लोग क्रोधित थे। वे मांग करने लगे कि उन सरदारों को तुरंत दंड दिया जाए। भीड़ का स्वर कठोर होने लगा। वही भीड़ जो कभी भय से चुप रहती थी, अब क्रोध से बोल रही थी। परिषद के सामने सबसे कठिन परीक्षा यही थी। अगर वे भीड़ के दबाव में कठोर दंड देते तो वे उसी रास्ते पर लौट जाते जिससे वे निकल कर आए थे। अगर वे नरमी दिखाते तो लोगों का विश्वास टूट सकता था। लंबी चर्चा के बाद एक असामान्य निर्णय लिया गया। उन सरदारों को सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। नगर के लोग एकत्र हुए। सरदारों ने अपनी बातें कहीं। कुछ ने पश्चाताप दिखाया, कुछ ने अब भी अहंकार। फिर परिषद के एक युवा सदस्य ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि ये नगर किसी एक व्यक्ति या समूह का नहीं है, ये उन सभी का है जो यहाँ जीते हैं। उसने कहा कि जो लोग इसे भय के हवाले करना चाहते हैं, वे इसके भविष्य के शत्रु हैं, चाहे वे भीतर हों या बाहर। निर्णय सुनाया गया। उन सरदारों को उनके पदों से हटाया गया। उन्हें नगर छोड़ने का आदेश नहीं दिया गया, बल्कि साधारण नागरिक की तरह जीने को कहा गया। उनकी संपत्ति नहीं छीनी गई, पर उनकी शक्ति छीनी गई। ये दंड उनके लिए मृत्यु से कम नहीं था, क्योंकि उनका अहंकार ही उनका जीवन था। नगर में धीरे धीरे शांति लौटी। लोगों ने देखा कि न्याय क्रोध से नहीं, संतुलन से होता है। इस घटना ने बगदाद को और परिपक्व बना दिया। दूर देशों में इस कहानी की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि ये नगर अब केवल व्यापार या विद्या का केंद्र नहीं, बल्कि विवेक का केंद्र बन रहा है। कुछ शासक इससे प्रेरित हुए, कुछ भयभीत। और समय की इस लंबी यात्रा में एक बात और स्पष्ट होती गई। बीरबल की असली विरासत किसी उत्तर या चाल में नहीं थी, बल्कि उस साहस में थी जो सही समय पर सही प्रश्न पूछने से आता है। वो विरासत अब किसी एक व्यक्ति में नहीं, पूरे समाज में सांस लेने लगी थी। भाग 9 यहीं नहीं रुकता। ये उस मोड़ पर आकर ठहरता है जहां हर समाज को खुद से पूछना पड़ता है कि वो सुविधा के लिए सच छोड़ेगा या सच के लिए असुविधा स्वीकार करेगा। बगदाद ने उस दिन ये सीख लिया था कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है, और जो उसे जीत ले वही वास्तव में सुरक्षित होता है। समय जब किसी कहानी को समाप्त करता है, तब वो केवल घटनाओं की कड़ी नहीं तोड़ता, वो अर्थ को स्थिर करता है। बगदाद की कथा भी अब उसी बिंदु पर आ पहुंची थी, जहां प्रश्न कम और उत्तर अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। नगर अब वैसा नहीं था जैसा वर्षों पहले था, और ना ही वैसे लोगों से भरा था जैसे कभी हुआ करता था। परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं आया था, बल्कि असंख्य निर्णयों, संवादों और आत्मसंघर्षों से जन्मा था। भाग 9 की घटनाओं के बाद नगर में एक गहरी चुप्पी छा गई थी।
ये भय की चुप्पी नहीं थी, बल्कि आत्ममंथन की। लोग अपने अपने घरों में बैठकर सोच रहे थे कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। परिषद के सदस्य भी समझ चुके थे कि बाहरी संकट से अधिक खतरनाक आंतरिक भ्रम होता है। जो नगर स्वयं से लड़ लेता है, उसे कोई बाहरी शक्ति आसानी से परास्त नहीं कर सकती। इसी बीच एक और परिवर्तन धीरे धीरे आकार लेने लगा। जो लोग कभी केवल आदेश मानने के अभ्यस्त थे, वे अब निर्णयों में भागीदारी चाहने लगे। व्यापारी केवल कर की बात नहीं करते थे, वे नियमों के उद्देश्य पर भी चर्चा करते थे। सैनिक केवल शस्त्रों की बात नहीं करते थे, वे ये भी पूछने लगे थे कि किन परिस्थितियों में शस्त्र उठाना उचित है। ये सब एक साथ नहीं हुआ, पर स्पष्ट था कि सोच का स्तर बदल चुका था। परिषद ने इस परिवर्तन को दबाने के बजाय दिशा देने का निश्चय किया। नगर के विभिन्न हिस्सों में खुले संवाद आयोजित किए गए, जहां कोई भी नागरिक आकर अपनी बात रख सकता था। प्रारंभ में वहां शिकायतें अधिक थीं, पर धीरे धीरे वे प्रश्नों में बदलने लगीं और फिर सुझावों में। लोग समझने लगे कि शासन कोई दूर बैठा हुआ चेहरा नहीं, बल्कि उनका ही विस्तारित रूप है। इसी दौरान वो पश्चिमी राज्य जिसने कभी बगदाद को चुनौती दी थी, भीतर से टूटने लगा। वहां के शासक ने कठोरता और भय से सत्ता बनाए रखने की कोशिश की, पर अब लोग प्रश्न पूछने लगे थे। वे पूछने लगे थे कि अगर बगदाद बिना झुके खड़ा रह सकता है, तो वे क्यों नहीं? ये प्रश्न किसी युद्ध से अधिक घातक था। कुछ समय बाद वहां विद्रोह नहीं, बल्कि असहमति उभरी। लोगों ने खुले रूप से संवाद की मांग की। शासक ने पहले इसे दबाने की कोशिश की, पर फिर उसे एहसास हुआ कि हर आवाज को तलवार से चुप नहीं कराया जा सकता। अंततः उसे भी परिषद जैसी व्यवस्था की ओर झुकना पड़ा। परिवर्तन वहां धीमा था, पर दिशा वही थी। बगदाद में यह समाचार पहुंचा तो लोगों ने इसे जीत की तरह नहीं लिया। उन्होंने इसे एक चेतावनी की तरह समझा कि परिवर्तन का भार केवल प्रेरणा देना नहीं, उसे संभालना भी होता है। परिषद ने निर्णय लिया कि वे अपने उदाहरण को घमंड में नहीं बदलेंगे। समय बीतता गया। वे लोग जिन्होंने कभी षड्यंत्र रचे थे, अब साधारण जीवन जी रहे थे। कुछ ने अपने भीतर के अहंकार को त्याग दिया था, कुछ अब भी उससे जूझ रहे थे। पर नगर ने उन्हें शत्रु नहीं माना। उसने ये समझ लिया था कि हर मनुष्य अपने भीतर कई युद्ध लड़ता है। एक दिन परिषद की एक विशेष बैठक बुलाई गई। ये बैठक किसी संकट के कारण नहीं, बल्कि एक स्मरण के लिए थी। वर्षों पहले जिस शर्त ने एक बुद्धिमान व्यक्ति की जान लेने की संभावना पैदा की थी, उसी शर्त ने इस नगर को आत्मबोध की राह पर डाल दिया था। परिषद ने उस दिन को किसी उत्सव की तरह नहीं, बल्कि एक मौन संकल्प की तरह मनाने का निर्णय लिया। उस दिन नगर में कोई भव्य आयोजन नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं हुई। बस लोगों ने अपने अपने कार्य थोड़ी अधिक सजगता से किए। अध्यापकों ने बच्चों से प्रश्न पूछे, व्यापारियों ने ईमानदारी से तौल की, सैनिकों ने अपनी चौकसी के साथ विवेक को भी याद रखा। शाम को परिषद के बुजुर्ग सदस्य अकेले बैठे थे। उन्होंने कहा कि कभी-कभी लगता है जैसे वो बुद्धिमान व्यक्ति अब भी यहीं कहीं है, बस दिखाई नहीं देता। दूसरे ने उत्तर दिया कि शायद वो व्यक्ति अब किसी एक शरीर में नहीं, बल्कि हर उस मन में है जो भय के बजाय समझ को चुनता है। यही इस कथा का अंतिम सत्य था। बीरबल की परीक्षा केवल उसकी जान की नहीं थी, वो हर उस समाज की परीक्षा थी जो शक्ति और विवेक के बीच चयन करता है। बगदाद ने वो चयन किया था और उसी चयन ने उसे जीवित रखा। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी समाप्त नहीं होती। वे समय के साथ रूप बदलती हैं, नगर बदलते हैं, पात्र बदलते हैं, पर प्रश्न वही रहते हैं। क्या हम डर से चलेंगे